बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शांतिपुर में राधिका नाम की एक विधवा महिला अपने बेटे काव्य और बेटी सीमा के साथ रहती थी। राधिका भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। राधिका और काव्य ने मिलकर सीमा की शादी के लिए वर्षों तक पैसा और गहने जोड़े। आखिरकार सीमा की शादी एक अच्छे परिवार में तय हो गई। जब वो बात गांव के जमींदार हरिराम को पता चलती है तो हरिराम सोचता है, अच्छा, तो राधिका की बेटी की शादी तय हो गई है। राधिका बहुत ही स्वाभिमानी औरत है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन एक राधिका ही ऐसी औरत है जो आज तक मेरे सामने पैसे मांगने नहीं आई। उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ यह शादी कैसे होती है। अभी काला और बिल्लू को बुलाता हूँ। असल काला और बिल्लू जो दो पुराने चोर थे और जमींदार के कर्ज में दबे हुए थे। ऐसा सोचकर वो काला और बिल्लू को बुलाकर कहता है, और बिल्लू, मेरी बात ध्यान से सुनो। जरा पता लगाओ राधिका ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वे कहाँ रखे हैं। तुम दोनों जाकर उनको चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वो जेवर चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं है। सुनो, तुम दोनों बिना काम किए वापस मत लौटना। मैं राधिका को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। जी मालिक, अभी पता करते हैं। मालिक, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। काला और बिल्लू दोनों रात को राधिका के घर में डकैती के लिए चले जाते हैं और मौका मिलते ही सारे जेवर और धन चुरा लेते हैं और जमींदार हरिराम के यहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं, मालिक, यह लीजिए, आपका काम हमने कर दिया है। यही है वह सारा धन और सारे जेवर। अब मैं देखता हूँ राधिका अपनी लड़की की शादी कैसे करती है और मेरे पास कैसे नहीं आती। अपने आप को बहुत बड़ी स्वाभिमानी समझती है ना। अब उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन राधिका को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों के सामने बोलती है, हे मुरारी, मैंने तो तेरी इतनी भक्ति की और तूने मेरे साथ यह क्या किया। कल मेरी बेटी की शादी है, अब मैं क्या करूंगी। माँ, अब जो होना था वह तो हो गया। अब आगे क्या करना है यह सोचना पड़ेगा। हम शादी तो तोड़ नहीं सकते। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर यह शादी टूटी तो हमारी सीमा की बहुत बदनामी होगी। मुझे लगता है आपको जमींदार से थोड़ा पैसा मांग लेना चाहिए, जिससे हम सीमा की शादी कर सके। हम कुछ ना कुछ करके सारा कर्जा चुका देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में सोचना होगा। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अभी जमींदार हरिराम साहब के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले आती हूँ। ये कहकर राधिका जमींदार के पास जाने के लिए घर से निकल जाती है। जमींदार राधिका को अपने घर पर आता देखकर कहता है, आओ राधिका आओ, कैसे आना हुआ। सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हुई है। मालिक, हुई है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। जितने भी जेवर और पैसे थे वे सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम फिक्र मत करो, तुम बोलो यहाँ कैसे आना हुआ। मालिक, उसी के संबंध में आपसे बातें करने आई हूँ। आप तो जानते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। ये सुनकर जमींदार मन ही मन खुश होता हुआ सोचने लगता है, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं कर्ज तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगी कब। तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मालिक, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार राधिका को पैसे दे देता है और राधिका पैसे लेकर चली जाती है। फिर वह अपनी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से करवाती है। फिर एक दिन काव्य अपने माँ से कहता है, माँ, शादी तो बहुत अच्छे से निपट गई। अब हमें जमींदार हरिराम का कर्जा भी तो चुकाना है। इतना कहकर काव्य काम ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। वो पूरे गांव में काम ढूंढता है, बहुत सारी जगह जाकर पूछता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम करने को नहीं मिलता है।
वो निराश होकर घर वापस आता है और अपने माँ से कहता है, माँ, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। मैं जमींदार के यहाँ भी गया था लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है कि गांव में शायद ही कोई मुझे काम मिलेगा। मैं शहर जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे नहीं मांगे, और पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार हरिराम ने मुझ पर भरोसा करके पैसे दे दिए। जमींदार हरिराम बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे वक्त पर लौटाने होंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज लौटा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर काव्य शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद पैसे कमाकर गांव लौटता है और लौटते हुए माँ से कहता है, माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। यह लीजिए और जमींदार का सारा कर्जा चुका दीजिए। काव्य बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि जमींदार का पैसा वक्त पर लौटा पाऊंगी या नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर जमींदार का सारा पैसा लौटा कर आती हूँ। अच्छा माँ, आप जाइए और पैसे लौटा दो। मुझे जरूरी काम से अब शहर के लिए जाना है। मैं निकलता हूँ। यह कहकर काव्य वापस शहर लौट गया। राधिका पैसे लेकर जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वो जमींदार के यहाँ पहुँचती है और बोलती है, राधे राधे जमींदार साहब। राधे राधे राधिका, आओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज लौटाने आई हूँ। मालिक, आपने मेरी जरूरत के समय सहायता की है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। जमींदार हरिराम मन ही मन सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्ज चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज बहुत कम मिलेगा। मेरा तो कर्जा देकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गवार से और पैसे निकालने होंगे। मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की है, इसलिए आज मैं यह पैसे चुका पा रही हूँ। बिहारी जी की कृपा से काव्य की शहर में नौकरी लग गई है, तो काव्य शहर पैसा कमाने गया था। राधिका, यह देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज हो चुका है, तुम पढ़ लो। मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी राधिका के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार चालाकी से राधिका को पानी लेने भेज देता है, और राधिका जैसे ही पानी लेने अंदर जाती है, जमींदार उस पर्ची को छुपाकर रख देता है और राधिका को दोबारा कर्जा दिया है, ऐसा लिखकर राधिका को दूसरी पर्ची दे देता है। राधिका वो पर्ची लेकर वहां से चली जाती है। वहां से जाते समय राधिका सोच रही थी, अच्छा हुआ, अब कोई कर्जा नहीं रहा। सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा भी कमाने लगा है, अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति में लग सकती हूँ। जय हो बांके बिहारी की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन जमींदार हरिराम के कुछ लोग राधिका के घर आते हैं और कहते हैं, अरे राधिका, जल्दी से बाहर आ। राधिका घर से बाहर आकर कहती है, बोलो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? राधिका, तुमने जो जमींदार हरिराम जी से कर्जा लिया था वह तुमने अभी तक लौटाया नहीं है। हम वही वसूल करने आए हैं। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जमींदार हरिराम जी का सारा पैसा लौटा दिया है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ज्यादा भोली मत बनो, चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। यह नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के लिए। तुम अपने आप को भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त कहती हो और अभी झूठ बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने जो जमींदार हरिराम जी से कर्जा लिया था वह तुमने अभी तक लौटाया नहीं है। हम वही वसूल करने आए हैं। अरे भाई, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसे जल कपट करना नहीं सिखाया है।
मैं कह रही हूं ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है। मैं खुद गई थी लौटाने। तुम जाकर जमींदार हरिराम साहब जी से पूछ लो। हमें हमारे मालिक ने ही तो यहाँ भेजा है। हमारे मालिक पागल है क्या जो बिना किसी वजह के हमें तुम्हें पैसे लेने भेजेंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुमको हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर कुछ भी करके जमींदार के पैसे लौटा दो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। जमींदार के आदमी राधिका को डरा धमका कर वहां से चले जाते हैं। राधिका बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो भागी भागी जमींदार हरिराम के घर पहुंचती है और कहती है, जमींदार हरिराम जी, यह क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना। फिर यह क्या हो रहा है राधिका? यह तुम क्या कह रही हो? पिछली बार तुम पैसा लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे यहाँ पैसे मांगने भेजा था, पर तुम तो सीधा मुकर रही हो कि तुम पैसा लौटा चुकी हो। तो तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करती थी ना? क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुमको मैंने बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। ये मेरी गलती हो गई ना, मुझे तुम्हें पैसा देना ही नहीं चाहिए था। जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मैं अपने बेटे को भी उस दिन बोल रही थी कि जमींदार बहुत अच्छा आदमी है, उसने बुरे समय में हमारी मदद की है। पर अब मुझे समझ में आ गया कि बिना कुछ गिरवी रखे तुमने मुझे पैसे क्यों दिए थे। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर जमींदार हरिराम कड़क आवाज में बोला, यह भाषण किसी और के सामने देना। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में तुम पैसे नहीं लौटा पाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम जानती नहीं मेरे आदमी को। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेंगे। अब निकलो यहाँ से। राधिका वहां से निराश होकर वापस आ जाती है और काफी परेशान हो जाती है। फिर राधिका न्याय पाने के लिए गांव के सरपंच के पास जाने का निर्णय करती है। राधिका अगले दिन सरपंच के घर जाती है और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताती है। फिर यह मामला गांव की पंचायत में चला जाता है और सरपंच पंचायत में कहता है, राधिका ने जमींदार हरिराम पर आरोप लगाया है कि जमींदार हरिराम ने राधिका के साथ धोखाधड़ी की है। राधिका का कहना है कि उसने जमींदार हरिराम से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे और ब्याज समेत पैसे उसने लौटा दिए हैं। जमींदार हरिराम का कहना है कि राधिका ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार हरिराम, तुम्हारा क्या कहना है? सरपंच जी, राधिका मेरे पास आई थी। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। राधिका ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं पता था कि राधिका ऐसी निकलेगी। मैंने उसकी जरूरत के समय मदद की और राधिका ने मेरे साथ धोखा किया। राधिका ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और सारे गांव वालों से कहती फिर रही है कि उसने पैसे लौटा दिए। नहीं सरपंच साहिब जी, यह झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे काव्य ने बहुत मेहनत करके वह पैसे कमाए थे और मैंने जमींदार हरिराम को पैसे लौटाए थे। काव्य को गांव में कहीं काम नहीं मिला, लेकिन जमींदार हरिराम के पैसे लौटाने की वजह से वह शहर गया और उसने शहर जाकर बहुत मेहनत करके वे पैसे कमाए। जमींदार हरिराम झूठ बोल रहा है। मेरा विश्वास कीजिए सरपंच जी, मैंने खुद जाकर जमींदार हरिराम को ब्याज समेत पैसे लौटा दिए थे। राधिका की बात सुनकर सरपंच ने कहा, राधिका, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार हरिराम के पैसे लौटाए थे? यह कहते हुए राधिका वो पर्ची सरपंच को देती है जो जमींदार हरिराम ने उसे दी थी। सरपंच वो पर्ची देखता है और राधिका से कहता है, राधिका, तुम जानती भी हो इस पर्ची में क्या लिखा है। जैसा कि तुमने कहा, इस पर्ची पर वैसा कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर तो यह लिखा गया है कि तुमने जमींदार हरिराम से और भी कर्जा लिया है। यह सुनकर राधिका हैरान होते हुए कहने लगी,
नहीं सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। जमींदार हरिराम ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्जा चुकता हो गया है। ऐसा लिखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब मैं ठहरी अनपढ़ गवार पढ़ नहीं पाई। मैंने जमींदार हरिराम पर भरोसा करके यह पर्ची रख ली थी। मुझे नहीं पता था कि जमींदार हरिराम मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी। सबूत आपके सामने है। राधिका सरासर झूठ बोल रही है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही न्याय कीजिए। सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि जमींदार हरिराम सच बोल रहा है। फिर भी राधिका, हम तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। राधिका, कल तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। राधिका बहुत परेशान हो जाती है और सीधे अपने घर जाकर भगवान के सामने, मेरे बांके बिहारी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। मैंने जमींदार को सारा कर्जा लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है। आपसे क्या छुपा है? जब मैंने जमींदार के पैसे लौटाए, आप वहां मौजूद थे। भले किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है ना कि मैंने जमींदार का सारा पैसा लौटा दिया था। मेरी लाज रखें प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। मैंने इतने सालों से आपकी भक्ति की है, कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगती हूँ। आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। अभी राधिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान युवती थी। कौन हो तुम और तुम्हें किससे मिलना है? मुझे आपके बेटे काव्य ने भेजा है, जो शहर में नौकरी कर रहा है। बात यह है कि मैं पास के ही गांव प्रीतमपुर में रहती हूँ। मैं और काव्य दोनों एक साथ शहर में नौकरी करते हैं। काव्य के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं, क्योंकि मैं आपके गांव प्रीतमपुर आ रही थी तो उसने मुझे पैसे थमा दिए आपको देने के लिए। आओ बेटी मधु, आओ, तुम भी मेरे बेटी जैसी ही हो। घर के अंदर बुलाकर राधिका ने मधु की खूब आओ भगत की, उसे खाना खिलाया। मधु ने अपने साथ लाए हुए पैसे राधिका को थमा दिए और कहने लगी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। बेटी, अब तो दिन ढल चुका है और तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चली जाना। मधु इस बात को राजी हो गई। इसके बाद वह दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में राधिका ने मधु को अपनी सारी आप बीती बता दी कि किस तरह से जमींदार हरिराम ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्ज में उसे वापस कर चुका है, उस कर्ज के लिए जमींदार हरिराम उसे बदनाम कर रहा है। राधिका की सारी व्यथा सुनकर मधु कहने लगी, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी पंचायत में आप बेगुनाह साबित होंगे और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगी। ठीक है बेटी, तो तुम भी मेरे साथ पंचायत में चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी अपनी बेटी मेरे साथ है। वह जब पंचायत शुरू हुई तो सभी पंच, जमींदार, हरिराम, राधिका, मधु और गांव के कई लोग वहां मौजूद थे। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। जमींदार हरिराम सोचता है, आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में राधिका की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपने आप को बहुत स्वाभिमानी समझती थी, आज उसका स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा। आज के बाद वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सभी के इकट्ठे होने के बाद सरपंच ने कहा, बोलो राधिका, जमींदार हरिराम के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आई हो? राधिका आंखों में आंसू लिए इधर उधर देखती रहती है। जमींदार हरिराम राधिका को देखते हुए बोला, सरपंच जी, आप भी क्या इस राधिका की बातों पर भरोसा कर रहे हो? जब राधिका मेरे पास आई थी तो इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे। आप अपना समय व्यर्थ न करके फैसला सुना दीजिए। बहुत देर हो चुकी है, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया है। जमींदार हरिराम सच बोल रहा है। इससे आगे सरपंच जी कुछ कहते
उतने में ही एक आवाज आती है। रुकिए सरपंच जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा है। यह मधु है और मेरे बेटे की मित्र है। अच्छा बेटी, यह बताओ, जब राधिका जमींदार के यहाँ पैसे देने गई थी तो क्या हुआ था? सरपंच जी, उस दिन माँ जी ने जमींदार के सारे पैसे उसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख कर दिया था कि राधिका, अब तुम्हारा सारा कर्जा चुकता हो चुका है। लेकिन माँ जी के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वह पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिखकर दे दिया कि माँ जी ने उससे और भी कर्जा लिया है। जमींदार हरिराम यह सुनकर एकदम से बोला, सरपंच जी, मधु झूठ बोल रही है। वह तो वहां थी ही नहीं। यह एक मन धरण कहानी सुना रही है या कोई बहरूपिया है जिसे राधिका कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आई है। अगर यह सच बोल रही है तो इससे पूछिए, इसके पास कोई सबूत है इस बात का। बेटी मधु बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही के भरोसे कोई फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे तुम यह साबित कर सको कि जो तुम कह रही हो वह सच है? अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए और वहां रखी हुई खाते की पुस्तक के अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि राधिका का सारा कर्जा चुकता हो गया है और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए हैं। और इतना ही नहीं, राधिका के घर जो चोरी हुई थी वह भी जमींदार ने ही करवाई थी। वह सारा चुराया हुआ धन और जेवर भी जमींदार के घर पर उसकी तिजोरी के अंदर ही रखे हुए हैं। यह सुनकर तो जमींदार हरिराम को धक्का सा लग जाता है। यह लड़की कौन है और इसको ये सारी बातें कैसे पता? सरपंच अपने आदमी जमींदार हरिराम के घर भेजते हैं। चोरी वाली बात सुनकर राधिका के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाती है। जमींदार हरिराम कुछ ऐसा भी करवा सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारे गांव वाले आश्चर्य से और गुस्से से जमींदार हरिराम की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सरपंच द्वारा भेजा गया आदमी जेवर और पर्चा लेकर वापस लौटता है। सरपंच जी को दे देता है। वो देखकर सरपंच की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सरपंच सोच में पड़ जाता है। यह क्या है जमींदार, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकते हो? ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतने धनवान होने के बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? राधिका जैसी भोली औरत पर तुमने धोखेधड़ी का इल्जाम लगा दिया और सारे गांव वालों को और पंचायत को गुमराह कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राधिका ने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वह एक निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाली औरत है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए ही तुमने इतनी नीच हरकत की थी। मधु, तुम्हारा सारे गांव वालों और पंचायत की तरफ से आभारी हूं। अगर तुम ना बताती तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूं कि जमींदार हरिराम को मुआवजे के तौर पर राधिका की चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर राधिका के घर चोरी नहीं होती तो उसे कर्ज उठाने की जरूरत ना पड़ती और उसे इन परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। जब पंचायत ने बेईमान जमींदार हरिराम को उसके किए गए कुकर्म के लिए दोषी ठहराया और राधिका को बेगुनाह साबित कर दिया तो सभी लोग बहुत खुश हो गए और गांव के सभी लोग एक एक करके राधिका को बधाई देने लगे। इस खुशी के माहौल में राधिका को उसके कई गांव वालों और शिव चिंतकों ने घेर लिया। गांव के सभी लोग राधिका को बधाई दे ही रहे थे। तब राधिका को अपने बेटे की दोस्त मधु का ख्याल आया। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी, परंतु मधु उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। बहुत देर तक राधिका ने मधु को तलाश किया, परंतु मधु वहां से ही जा चुकी थी। मन ही मन राधिका मधु को धन्यवाद दे रही थी। बिल्कुल सही वक्त पर आकर मेरी सहायता की, परंतु शायद उसे अपने गांव जाने की जल्दी थी, इसलिए वह मुझसे मिले बिना ही यहाँ से निकल गई होगी। पर राधिका ने मन में निश्चय कर लिया था कि जब भी उसका बेटा काव्य शहर से वापस आएगा
तो वह उसके साथ मधु के घर अवश्य जाएगी ताकि वह उसका धन्यवाद कर सके। अब पूरे गांव में राधिका की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, जबकि जमींदार हरिराम पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। राधिका इस बात से निश्चिंत थी कि उसके सिर पर अब कोई भी कलंक नहीं रहा। इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते के बाद राधिका का बेटा काव्य घर आया। जैसे ही वो घर पहुंचा, कहने लगी, बेटा, तुमने आने में थोड़ी देर की, परंतु तुम्हारी मित्र मधु ने सही समय पर आकर पूरे गांव में मेरी इज्जत बचा ली। माँ, यह मधु कौन है? मेरी कोई मधु नाम की मित्र नहीं है। अरे वही मधु जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करती है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए पिछले हफ्ते ही हमारे घर पर आई थी। नहीं माँ, मैं किसी मधु को नहीं जानता और ना ही इस नाम की कोई शहर में मेरे साथ काम करती है। ना ही मैंने उसे यहाँ पर कोई पैसे देकर भेजा था। यह सुनकर जैसे राधिका की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी, बेटा, क्या तुम मधु को नहीं जानते? इसके बाद राधिका ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई। बेटा, जमींदार हरिराम ने मेरे साथ धोखा किया और फिर किस तरह से पंचायत का सहारा लेकर वह मुझे सजा दिलवाना चाहता था, परंतु मधु नाम की एक बेटी ने, जो अपने आप को तुम्हारी मित्र बता रही थी, उसने भरी पंचायत में मेरे पक्ष में गवाही दी और जमींदार की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। परंतु अब तुम कह रहे हो कि तुम किसी मधु नाम की लड़की को नहीं जानते हो। वह तो मुझे यही बताकर गई थी कि उसका घर पास के ही गांव प्रीतमपुर में है। अगर ऐसी बात है माँ, तो चलिए हम इसी वक्त प्रीतमपुर चलते हैं और वहां जाकर पता करेंगे कि मधु नाम की लड़की वहां पर कौन है। दोनों माँ और पुत्र उसी समय नजदीक के ही गांव प्रीतमपुर में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने गांव वालों से मधु नाम की एक लड़की के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि पूरे गांव में मधु नाम की कोई लड़की नहीं रहती। अब तो माँ और पुत्र दोनों के आश्चर्य की सीमा ना रही कि आखिर वो लड़की कौन थी, और उस समय आकर राधिका की सहायता करके चली गई। कुछ देर बाद राधिका कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी, तो उसके बेटे ने पूछा, माँ, आप मुस्कुरा क्यों रही हो? बेटा, मुझे समझ में आ गया है कि वे मधु नाम की लड़की कौन थी। हम चाहे उसे इस गांव में जितना भी ढूंढ लें, वे हमें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वे मधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही है, जो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। दोनों माँ पुत्र अपने गांव वापस लौट गए। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि मधु नाम की वह लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिली। तो सभी गांव वालों का यही मानना था कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे, जो राधिका जैसी ईमानदार और सच्ची भक्त की सहायता करने के लिए आए थे।